आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में क्या फर्क है। देखिए, मैं ये जो चैप्टर 26 है इसको मैंने 3 पार्ट में बांटा है। छोटा चैप्टर है चैप्टर 26। जुडिशरी कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है और अब पार्लियामेंट के बाद आपको छोटे चैप्टर सी देखने को मिलेंगे। बट द थिंग इज कि मैंने इसलिए इस चैप्टर को बांटा है क्योंकि कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबको एक पे कर देता दोस्तों तो कंसेप्ट समझ में नहीं आता। जैसे पहले मैंने आपको समझाया सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उसके बाद हमने जूरिसडिक्शन देखी, उसके बाद हम ये देख रहे हैं। तो ये तीनों कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आज अमेरिकन और इंडियन सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। आपको पता ही है कि पूरी लक्ष्मीकांत में, मतलब आप कोई भी कानून की बुक उठा ले, संविधान की बुक उठा ले, उसमें आपको अमेरिकन और ब्रिटिश और इंडियन ये तीनों में कंपैरिजन लेके चलते हैं। ठीक है, तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अमेरिकन और इंडियन सुप्रीम कोर्ट में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो ये जो स्क्रीनशॉट है ये मैं एम लक्ष्मीकांत की किताब से ही लिया है मैंने। ठीक है, जो मेरे पास है, जो उसका पीडीएफ है। तो हम एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो इधर इंडियन सुप्रीम कोर्ट है, इधर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है। तो अगर इंडियन सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो देखिए, आपको पता ही है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की हमने बात की थी ना। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में कोई भी सिटीजन जो है वो नहीं जा सकता अगर स्टेट के खिलाफ है या कोई प्रॉब्लम होगी अगर स्टेट ने उसके साथ गलत किया है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन डील्स विद फेडरल केसेस, मतलब अगर स्टेट और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्प्यूट है, एक से ज्यादा स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, ये हमने बात की थी। ज्यूरिसडिक्शन कवर किया है ना, देखा है ना आपने बहुत अच्छे से। तो भाई इंडियन सुप्रीम कोर्ट इट ओनली डील्स विद, मतलब जो उसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, इट डील्स विद फेडरल केसेस। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के साथ ऐसा नहीं है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में फेडरल केसेस तो कवर है ही, साथ ही साथ नेवल फोर्सेस, मेरीटाइम एक्टिविटीज, एम्बेसडर, मतलब हर कोई जो भी सरकार से संबंधित है वो भी इसके अंदर आ जाता है। ये चीज आप समझ रहे हैं। इंडियन सुप्रीम कोर्ट में क्या है, खाली स्टेट और सेंटर, बस स्टेट और सेंटर में जो लोग काम कर रहे हैं वो नहीं आएंगे। लेकिन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में स्टेट और सेंटर के लिए जो काम कर रहे हैं, जो नुमाइंदे हैं, जो एक्टिविटीज हो रही हैं, वो भी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, हमारा अर्ध संघीय ढांचा है, हम कई बार ये बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, अमेरिका का फेडरल स्ट्रक्चर है। समझ रहे हैं, अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, आपको पता ही है। और अमेरिका ने एक बड़ी लंबी जंग लड़ी है, समझ रहे हैं। और उसके बाद फिर 1789 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन आया। जॉर्ज वॉशिंगटन जो है, जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने सवाल था। जॉर्ज वॉशिंगटन से पूछा गया था कि हम आपको क्या बुलाएं, हम आपको राजा साहब बुलाएं कि हम आपको योर हाइनेस बुलाएं। देखिए, राजा पता है कौन होता है? राजा वो होता है जो यूनाइट कर देता है, जो कंसोलिडेट कर देता है। भाई चंगेज खान ने क्या किया? चंगेज खान ने, खान जो है, खान का मतलब होता है लीडर, राजा। तो चंगेज खान ने क्या किया? चंगेज खान ने यूनाइट कर दिया, सारी ट्राइब्स को यूनाइट कर दिया। ऑटोमॉन बिस्मार्क ने क्या किया? बिस्मार्क ने सबको यूनाइट कर दिया। आप समझ रहे हैं, राजा वही होता है जो यूनाइट कर देता है, कंसोलिडेट कर देता है। ठीक है, वो लीडर, सबसे बड़ा लीडर। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जब जॉर्ज वॉशिंगटन से पूछा गया कि आपको क्या बोले हम, तो उन्होंने बोला योर हाइनेस बोलने की जरूरत नहीं, राजा साहब बोलने की जरूरत नहीं, मिस्टर प्रेसिडेंट बोलो। जॉर्ज वॉशिंगटन क्या जबरदस्त कमांडर थे। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में उनका बहुत बड़ा, उनके बिना तो आजादी मिलती ही नहीं ना। जॉर्ज वॉशिंगटन हो गए, थॉमस जेफरसन हो गए, ये सब बहुत ही कमाल के पर्सनैलिटीज हैं। और उसके बाद फिर आज तक के सबसे बेहतरीन राष्ट्रपति, सबसे बड़े लीडर इब्राहिम लिंकन। ठीक है, कहां मैं अमेरिकन हिस्ट्री में चला गया, छोड़िए। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है। ठीक है, अच्छा, इसी लगे हाथों में एक और चीज आपको समझा देता हूं। ठीक है, अमेरिका में रूल ऑफ लॉ चलता है, याद रखिएगा, ये 3 वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ लॉ, अब इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा दोस्तों 6th पॉइंट। ठीक है, 6th पॉइंट, ये इसमें प्रॉब्लम होती है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये है क्या। देखिए, हमारे संविधान में क्या है? इट डिफेंड्स द राइट ऑफ द सिटीजन, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। हमारे यहां सिटीजन्स के राइट्स को डिफेंड किया जाता है जो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड है। अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलता है, यह अमेरिकन कंसेप्ट है। अब दोनों में फर्क क्या है? यही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से निकल के आया है रूल ऑफ लॉ। इसीलिए तो अमेरिका को इतनी जबरदस्त इकोनॉमी और अमेरिका के पास इतनी ताकत है, क्योंकि वहां पे 3 वर्ड है, रूल ऑफ लॉ। वहां पे अगर राष्ट्रपति भी गलती करेगा
तो उसको भी इंपीच कर दिया जाएगा। अभी देखा ना डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कितनी तलवारें लटक रही थी, समझ रहे हैं? तो अब इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब ये है, सिक्स्थ पॉइंट में अभी समझा रहा हूं, ये पहले पॉइंट के कंटेक्स्ट में मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ का मतलब होता है हमारे यहां ऑलरेडी प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड है, ठीक है ना? लेकिन क्या वो सही है? जैसे मान लीजिए कि आपको रात में कोई अरेस्ट करने आ रहा है, ठीक है, रात को 1-2 बजे अरेस्ट करने आ रहा है, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो लिया जाता है। अब रात को आपको अरेस्ट करने आ रहा है, ठीक है, आपने क्राइम किया है, आपको अरेस्ट कर क्या या क्राइम किया है चाहे नहीं किया है, अरेस्ट वारंट इशू हो गया है, वो तो कोर्ट में साबित होगा, ठीक है? तो अब आपको कोई अरेस्ट करने आ रहा है, ठीक है, हमारे यहां कानून में लिखा है, लॉ में लिखा है, संविधान में लिखा है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या इट इज जस्ट? क्या वो सही है? क्या ये आपके राइट्स का हनन नहीं है? आर्टिकल 21 राइट टू पर्सनल लिबर्टी, कई बार हमने देखा है कि आर्टिकल 21 तो ठीक है, लेकिन कई बार जो पुलिस है वो इसको वॉयलेट करती है। लाठी चार्ज, ठीक है, सही है, हमारे कानून में लिखा है, जब लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही खराब हो गए तो लाठी चार्ज कर दो। लेकिन क्या इसमें बहुत सारे बेगुनाहों को भी तो मारा जाता है, हर कोई पिस जाता है इसमें, तो क्या ये सही है? यानी कि क्या प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ जस्ट है? यही जो प्रॉब्लम है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दूर करता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या है? देखिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अगर आपको समझना है तो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ प्लस इसमें बस एक चीज आप और ऐड कर दीजिए, प्रोसीजर शुड बी फेयर एंड जस्ट, ठीक है? प्रोसीजर शुड बी फेयर एंड जस्ट, तो वो इज इक्वल टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब अमेरिका में अगर आपको 4 बजे गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन क्या वो सही है ये भी देखती है वहां की जुडिशरी। किसी तरीके के राइट्स का तो हनन नहीं हो रहा है, ये भी, इसमें भी अमेरिकन जुडिशरी जो है वो मतलब हस्तक्षेप करती है, देखती है। मतलब अब इस मामले में, लॉ के मामले में, ये रूल ऑफ लॉ के मामले में अमेरिकन जुडिशरी का स्कोप बहुत वाइड है, उसका एक्सटेंशन काफी ज्यादा है, ये आप समझे। और ये अमेरिकन कंसेप्ट है, और ये वाला प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ ये इंडियन कंसेप्ट है। अब हमारे यहां भी ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये जो BN राव थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, उनसे ये बोला गया था कि आप ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मत रखो। वो रखना चाहते थे, लेकिन उनसे बोला गया मत रखो। अब उन्होंने बोला क्यों ना रखे? तो यहां पे इसका रीजन ये दिया गया, देखो, हमारे यहां हमारा संविधान वैसे ही बहुत बड़ा है, जुडिशरी के पास ताकत है, लेकिन अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रख दोगे तो बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा जुडिशरी पे, बहुत ही ज्यादा बर्डन आ जाएगा, अननेसेसरी बर्डन होगा, हमने ऑलरेडी सब लिख दिया है। तो इसीलिए हमारे यहां ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं चलता है, ये कंसेप्ट नहीं आया। ये चीज आप समझे? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो यहां पे ये चीज देखी जाती है कि राइट्स ऑफ दैट सिटीजन को तो डिफेंड किया जाता है दोनों ही जगह। सुप्रीम कोर्ट हमारे, मैंने बताया था ना कि गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, कस्टोडियन है वो। लेकिन क्या वो सही है? जब स्टेट उसका हनन करता है तो क्या वो सही कर रहा है? ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन देखता, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट देखता है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा यहां पे चूक जाता है। ये चीज आप समझे? वेरी गुड। सेकंड पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट और सिक्स्थ पॉइंट पे आपको समझा चुका, अब मैं आपको नहीं समझाऊंगा सिक्स्थ पॉइंट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? वेरी गुड। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। इसका हमारा जो अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन है, अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन याद था क्या था? अपैलेट मतलब वो एप्लीकेशन डिसीजन को रिवर्स कर दे, मतलब कोई लोअर कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, अब सुप्रीम कोर्ट के पास वो बंदा गया और उस डिसीजन को रिवर्स कर दो। सलमान खान का एग्जांपल मैंने दिया था, सलमान खान के केस में ऐसा ही हुआ था, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया। तो ये होता है अपैलेट। तो हमारे जो अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल केसेस को कवर करता है। वहां का सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केस कवर करेगा। वहां का जो सिविल और क्रिमिनल केस है वो फेडरल कोर्ट, जो स्टेट के कोर्ट है, वो करते हैं। ये चीज आप समझे? क्योंकि अमेरिका जो है, अमेरिका में क्या है, अमेरिका का फेडरल स्ट्रक्चर है, वहां पे अर्धसंघीय ढांचा नहीं है, वहां पे स्टेट को भी उतनी ही ताकत है और अमेरिका मतलब जो सेंटर है उसको भी उतनी ही ताकत है, ठीक है। लेकिन भारत में सेंटर को ज्यादा ताकत है, स्टेट को उतनी ज्यादा ताकत नहीं है, ठीक है। यहां पे 50:50 का रेशियो है, ठीक है। यहां पे 60:40 या फिर 70:30 का रेशियो आप कह सकते हैं। 40% ताकत स्टेट्स को दी गई है, लेकिन 60% यहां पे सेंटर को है। लेकिन अमेरिका में 50-50 है, आधी ताकत, मतलब एक तरीके से जो बंटवारा है पावर्स का वो बिल्कुल बैलेंस्ड है, इसीलिए अमेरिका का फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट। अगर हम बात करें, इनका डिस्क्रिशन जो है स्पेशल लीव के लिए बहुत ही ज्यादा वाइड है। मतलब अगर कोई भी जजमेंट किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में, ठीक है, कोई भी जजमेंट आया तो उसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है। बहुत ही वाइड एक तरीके से इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। लेकिन अमेरिका के पास ऐसी प्लीनरी पावर्स नहीं है। प्लीनरी पावर्स क्या होती है? एब्सोल्यूट पावर, सब कुछ कंट्रोल करने की ताकत। ऐसा नहीं है अमेरिका के पास। भारत में है इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास। इंडियन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हर जगह बाइंडिंग है। मैंने बताया था ना, हर गली कूचे घर में हर जगह बाइंडिंग है। अमेरिका का ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। यहां पे एडवाइजरी अमेरिका में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं है। हमारा जो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप है वो लिमिटेड है। दोस्तों मैं जुडिशियल रिव्यू अभी बिल्कुल टच नहीं कर रहा हूं, ये मैं अगले लेक्चर में समझाऊंगा आपको। जुडिशियल रिव्यू पूरा अलग से चैप्टर है, ठीक है। वहां पैसा नहीं है। न्यायिक समीक्षा हमारे लिमिटेड है, वहां पैसा नहीं है। अभी हम देखेंगे क्यों लिमिटेड है, ठीक है। ऐसे कौन कौन सी जगह है जहां पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, वो अगले चैप्टर में हम देखेंगे। 6th पॉइंट में आपको समझा ही चुका हूं। 7th पॉइंट की बात करें, हमारा जो जुरिस्डिक्शन और पावर्स पार्लियामेंट के द्वारा एनलार्ज हो सकता है। बिल्कुल, पार्लियामेंट के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है वो एनलार्ज किया जा सकता है, पावर्स बढ़ाई जा सकती हैं सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है उसी के हिसाब से इनको चलना पड़ेगा। लिमिटेड पावर्स है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट आठवां, देखिए छठा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छठे पॉइंट में 6th पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बाकी तो आप समझ ही जाएंगे खुद से, इसीलिए मैंने 6th पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा दिया। 8th पॉइंट देखिए दोस्तों, 8th पॉइंट जो है ये तो सभी को पता है कि हमारे यहां इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। मतलब लोअर कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी, हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है। और सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम है, जिसकी सीट दिल्ली में है। हालांकि कहीं पे भी हो सकती है लेकिन दिल्ली में है, ठीक है। यहां पे ऐसा नहीं है, ठीक है। यहां पे जुडिशरी सेपरेटेड है, स्टेट्स के अलग हैं, फेडरल हैं, और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट अलग है। समझ रहे हैं? तो यहां इंटीग्रेटेड जुडिशरी अमेरिका में नहीं है। अब मैंने सोचा था ये पॉइंट्स में आपको समझा दूंगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट और इंडियन सुप्रीम कोर्ट में फर्क क्या है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे, मतलब अगले चैप्टर में देखेंगे जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।